आतंक जारी है। अध्याय 251। वास्तव में जैसे जैसे चीजें विकसित हुईं, यहाँ तक कि आम लोगों को भी जयपुर शहर के अंधेरे के नीचे छिपे खतरे और आतंक का एहसास होने लगा। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि राजीव और उसके परिवार ने ऐसा निर्णय लिया होगा। रोहित कंजूस व्यक्ति नहीं था। जब दूसरे खतरे का जोखिम उठाकर उससे मदद मांगने आते थे तो वह उन्हें आसानी से वापस नहीं मोड़ता था। हालांकि अंकल राजीव, आंटी अनुपमा, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और मैं आपके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। देर सबेर खतरा यहाँ भी अपना रास्ता खोज लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए तैयार हैं, रोहित ने कहा। बेशक बेशक, राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक रोहित सहमत हो गया तब तक उसके लिए इतना ही काफी था। वह बता सकता था कि हालांकि यह पड़ोस कुछ दूर था, शहर के केंद्र से बहुत दूर, जब वह दोपहर के आसपास आया और पास में देखा तो उसने गौर किया कि जयपुर शहर के कई बड़े बॉस उसकी जानकारी के बिना यहीं जमा हो गए थे। ये तो समुदाय के भीतर खड़ी विभिन्न लग्जरी कारों से ही पता चल रहा था। तो कृपया थोड़ी देर बैठें, मेरे पास अभी भी कुछ काम है जिन्हें मुझे निपटाना है। अगर आपकी कोई मांग है तो आलिया से जाकर मिलें, रोहित ने कहा। उसके पास अब दूसरों की देखभाल करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी बहुत कुछ निपटाना था। एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने उन्हें आलिया की देखभाल में छोड़ दिया। सौभाग्य से उसके अपने रिश्तेदार जयपुर शहर में नहीं रहते थे, अन्यथा देखभाल करने के लिए और भी अधिक लोग होते। कई दिनों तक भाग दौड़ करने और लगातार काम करने के कारण रोहित की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। थकान के अलावा उसका शरीर भी एक बहुत ही नाजुक स्थिति में था। इस बार दबी हुई परिस्थितियों में प्रेत क्षेत्र का उपयोग करने और प्रेत आंख पुनरुत्थान को एक पर्याप्त हद तक धकेलने के लिए वह लगभग नियंत्रण खोने के बिंदु तक पहुंच गया था। हालांकि उसने अब एक संतुलन बहाल कर लिया था, लेकिन रोहित को लगा कि आने वाले समय में वह निश्चित रूप से भयंकर भूतों की शक्ति का फिर से मनमाने ढंग से उपयोग नहीं कर सकता है। कितनी पूरी हार, उसने खुद से कहा। बाथरूम में उस पर गर्म पानी गिर रहा था। रोहित आह भरे बिना नहीं रह सका। उसने अपने शरीर को देखा, जहां त्वचा के कुछ हिस्से उसकी जानकारी के बिना एक निश्चित नीले काले रंगत में बदल गए थे, खासकर उसके कंधे पर, वह जगह जिसे चौथे चरण के प्रेत शिशु ने पकड़ा था। वहां एक विशिष्ट गहरा हथेली का निशान रह गया था, जो कविता की कलाई पर लगे निशान के समान था, बस बड़ा था। हथेली के निशान की उपस्थिति का मतलब था कि उसे भी शाप दिया गया था। मेरी वर्तमान स्थिति के साथ चौथे चरण के प्रेत शिशु के साथ कोई भी संपर्क एक अंधेरे अंत की ओर ले जाएगा, उसने सोचा। रोहित ने अपने कुछ चोटिल कंधे को रगड़ा। न हटाने योग्य गहरे हथेलियों के निशान को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। शाप मेरे शरीर पर अंकित हो गया है। हालांकि मैं इसे प्रेत आंख की शक्ति से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता हूं, मुझे डर है कि मैं अभी प्रेत आंख का उपयोग करने का खर्च नहीं उठा सकता। हालांकि अभी कोई भूत मुझे ढूंढने नहीं आया है, ये सिर्फ समय की बात है। हालांकि मेरे पास प्रेत दर्पण है जो मुझे पुनरुत्थान का एक मौका देता है। प्रेत दर्पण के बारे में सोचते हुए रोहित ने बाथरूम के बगल में रखे एक छोटे सोने के बक्से पर नजर डाली। उसके अंदर मानव त्वचा के कागज का वह गहरा भूरा टुकड़ा था। कागज में भयंकर भूतों को नियंत्रित करने की एक बहुत ही खतरनाक विधि का विवरण दिया गया था, जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में उपयोग करने के बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन अब एक कोने में धकेले जाने पर कोई भी तरीका आजमाने लायक था। इस वाले सहित उसने बहुत देर तक मानव त्वचा के कागज को घूर कर देखा। किसी कारण से रोहित को एक अजीब लग रहा था, जैसे कि त्वचा के कागज द्वारा प्रकट किए गए शब्द उसे बुला रहे थे कि वह उस रास्ते पर चले जो उसने उसके लिए निर्धारित किया था। इसने उसे भविष्य की घटनाएं दिखाईं जिसे उसने शुरू में अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जब एक निश्चित क्षण आया तो परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने प्रकट किया था। क्या ये विज्ञान द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सुझाव था, या क्या ये वास्तव में भविष्य देख सकता था, या शायद ये तुम्हारे भविष्य को नियंत्रित कर सकता है। मैं कुछ दिनों के लिए आराम करूंगा, सुरक्षा गृह बनाऊंगा और भागने का रास्ता सुरक्षित करूंगा। फिर मैं अन्य मामलों पर विचार करूंगा। रोहित ने अंततः नजर हटाई और मानव त्वचा के कागज को और नहीं देखने का फैसला किया। हालांकि यह वस्तु बहुत अजीब थी, वास्तव में काफी कम लोग मानव त्वचा के कागज के अस्तित्व के बारे में जानते थे। केशव, कविता, तिशा और कुछ अन्य सहपाठी जो बच गए थे, उन्होंने इसे देखा था, हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। आलिया ने भी इसे देखा था, लेकिन अरूप गुप्ता को यह चीज कभी नहीं देखनी चाहिए।
अरूप गुप्ता ने भयंकर भूतों पर गहन शोध किया था और एक प्रेत ताबूत की खातिर उन्होंने फाइलों में बदलाव करने में संकोच नहीं किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी जानकारी विदेश में लीक न हो। इसका मतलब था कि प्रेत ताबूत का अस्तित्व वर्तमान स्थिति को बदल सकता था, लेकिन मानव त्वचा का कागज और भी विशेष था, जो अब तक अपने उपयोगकर्ता के लिए एकमात्र हानिरहित और अस्थायी रूप से लाभकारी भूत था। जैसे ही रोहित भविष्य की समस्याओं के बारे में चिंतित और परेशान था, इस क्षण जिस अस्पताल की इमारत का उन्होंने पहले पता लगाया था, बैंक टिल्ड बैंक टिल्ड बैंक टिल्ड, अंधेरा छाया रहा था और मृत्यु की तरह स्थिर अस्पताल के भीतर धातु के टकराने की आवाज़, एक दस्तक की आवाज़, स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। आवाज़ स्थिर, बिना किसी जल्दी के थी, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, उसकी लय अपरिवर्तित थी। अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि आवृत्ति ऐसी नहीं थी जिसे कोई मानव पैदा कर सके। अगर आप आवाज़ का पीछा करते हुए अस्पताल में गहराई तक जाते, तो आप अंततः अस्पताल की 16वीं मंजिल पर इसका स्रोत पाते। यह एक अस्पताल का कमरा था जिसकी आधी दीवार गायब थी। दस्तक जारी रही, तेज होती गई और आवाज़ की गुणवत्ता थोड़ी बदल गई। अब और तब एक चटकने या टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जैसे कि किसी चीज़ पर प्रहार किया जा रहा हो जिससे उसका आकार बिगड़ रहा हो, टूटने के कगार पर हो। एक अनिश्चित समय के बाद एक धातु के फटने की आवाज़, एक कठोर चीख ने शोर के अंत को चिन्हित किया। अंधेरे से दस्तक बंद हो गई, सब कुछ शांति में लौट आया और अस्पताल एक बार फिर मृत सन्नाटे में डूब गया। उस कमरे में जहां आवाज़ें शुरू हुई थीं, एक मजबूत सोने का बक्सा अब अपना आकार खो चुका था और सील किया गया उद्घाटन अब पूरी तरह से खुला हुआ था। अंदर खाली था। किसी बिंदु पर एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी, अस्पताल के कमरे के बगल में कांच की दीवार के सामने स्थिर खड़ी थी। नहीं, अचल नहीं, अंधेरे छायाचित्र के जबड़े के नीचे कुछ सूक्ष्म रूप से रेंग रहा था, जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ कठिन चबा रहा हो, कुछ तनावपूर्ण, फिर भी हर निवाले का स्वाद ले रहा हो। जो वे खा रहे थे वह इतना सख्त था कि अचिन्त्य लग रहा था। अचानक आकृति के मुंह से कुछ गिरा। ये भोजन के टुकड़ों जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरे, गहरा नीला अंधेरा चारों ओर घूम गया। एक छोटे से अंतराल के माध्यम से यह प्रकट हुआ कि यह काले मुने हुए नाखून का एक टुकड़ा था जो जोड़ों पर थोड़ा सा मरोड़ रहा था। शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। लगभग आधे घंटे के बाद कांच की दीवार के सामने वाली आकृति ने अपना चबाना बंद कर दिया। माना जाता है कि उसने कुछ खा लिया था। फिर इसने पास में पड़े कपड़े के एक टुकड़े के लिए पहुंचा। यह एक प्राचीन कफन था जो आधुनिक युग में असंगत लग रहा था, जिस तरह के कपड़े में बूढ़े लोगों को दफन किया जाता है। दुबला पतला शरीर कपड़े के लिए अयोग्य लग रहा था, फिर भी आकृति काफी खुश लग रही थी, धीरे और सावधानी से कपड़े पहन रही थी। जब वह पूरी तरह से सजे धजे हो गया तो आकृति की परछाई में एक अजीब मुस्कान दिखाई दी, जिससे उसके मुंह में भयंकर दांतों की एक कतार प्रकट हुई। सब हो चुका था। टैप 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 टिल्ड। टाइल पर पोशाक के जूते की आवाज आई और आकृति अस्पताल के कमरे से बाहर निकल गई, अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। जिस जगह वह पहले था, एक दिमाग एक अपहचाने आकार में कुतरा हुआ पास के अस्पताल के बिस्तर से लुढ़क गया। बाहर से अंदर आ रही मंद रोशनी के माध्यम से कोई भी स्पष्ट रूप से पता लगा सकता था कि सिर पहले मृत पवन कुमार का प्रतीत होता था। सिर गहरे नीले अंधेरे में लुढ़क गया, अंततः उसके द्वारा खा लिया गया। जब अंधेरा बिखर गया तो सिर भी गायब हो गया था। पीछे कुछ नहीं बचा था, केवल आसपास का अंधेरा गाढ़ा होता गया। इस अस्पताल के कमरे के शौचालय में गिरी का शरीर, जिसका निचला हिस्सा गायब था, ठंडा पड़ा था, उसका खून अब जम चुका था। उसकी आंखें मृत्यु में भी खुली थीं, लेकिन वह भूल जाने के लिए निश्चित था। इस अनदेखे कोने में चुपचाप सड़ रहा था। कोई भी उसके शरीर पर दावा करने नहीं आएगा, कोई भी उसे याद नहीं रखेगा। ठीक वैसे ही जैसे अस्पताल के कमरे के बाहर गलियारे में छूटी हुई कटी हुई बाँह, हालांकि कलाई पर सोने की घड़ी टिक टिक कर रही थी, बाँह का मालिक जा चुका था। ये कटे हुए शव और फर्श पर पड़ा खून सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे एक आतंक के गवाह थे। और आतंक जारी रहा। मौत अभी भी इस शहर पर मंडरा रही थी, लगातार फैल रही थी। कटाई अध्याय 252। जयपुर शहर में इतनी गंभीर घटना हुई कि इसे छिपाना असंभव था। हालांकि खबरों में कोई सीधी रिपोर्ट नहीं थी। इंटरनेट के विकास के कारण यहाँ की हर चीज़ विभिन्न सूचना चैनलों के माध्यम से पूरे एशिया में फैल गई थी। इसके अलावा कुछ व्यक्ति या समूह चुपके से आग भड़का रहे होंगे, इसलिए यहाँ तक कि विदेशी मंचों ने भी इस मामले पर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। क्या ये रासायनिक रिसाव है या कोई रहस्यमय घटना? जयपुर शहर 10 दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ है।
क्या ये वास्तव में एक प्राकृतिक आपदा है कि जयपुर शहर में कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी गई है? क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वास्तव में भूत होते हैं? इस तरह के कई विषय विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर दिखाई दिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हर कोई अपने देश के एक शहर के रहस्यमय तरीके से धुंध में गायब होने के बारे में चिंतित था। इसके अलावा जयपुर शहर में अभी भी जीवित निवासी सभी प्रकार के संचार माध्यमों से बाहरी दुनिया को संदेश भेज रहे थे। उन्होंने रिश्तेदारों, दोस्तों से संपर्क किया और यहाँ की स्थिति साझा करने के लिए तस्वीरें फैलाईं। उस रासायनिक रिसाव या प्राकृतिक आपदा की बकवास पर विश्वास मत करो। जयपुर शहर में धुंध का असली कारण भूतों का साया है। मैं जयपुर शहर में हूँ और 2 दिन पहले मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक गर्भवती महिला आवासीय क्षेत्र में दर्द से चिल्लाई क्योंकि एक नीले काले शिशु ने उसका पेट फाड़ दिया और बाहर निकल आया। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह 10 दिन से भी कम गर्भवती थी। वह चीज़ निश्चित रूप से कोई सामान्य बच्चा नहीं था, वह एक भूत था। एक नेटिजन ने, जो जयपुर शहर का स्थानीय निवासी होने का दावा कर रहा था, ऐसा संदेश पोस्ट किया। लेकिन नीचे प्रतिक्रिया थी, सिज़ेरियन सेक्शन को इतने अजीब तरीके से बताने के लिए तुम उपन्यास नहीं लिख रहे हो, ये बर्बादी है। एक और ऑनलाइन भूत कहानी, हाल ही में इतनी सारी रही हैं, मैं थक गया हूँ। क्या कुछ ताज़ा नहीं है, जैसे दूसरी आयाम या समांतर दुनिया से आक्रमण? अगर आप जयपुर शहर की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो जल्दी से भाई वाई के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में जाएं। वह अब जयपुर शहर से लाइव प्रसारण कर रहा है और आप टिप्पणी करने पर 10,000 युआन का नकद पुरस्कार भी जीत सकते हैं। मुझे भूतों से सबसे कम डर लगता है। तुम्हें शायद विश्वास न हो, लेकिन मैंने ड्रैगन टाइगर माउंटेन पर प्रशिक्षण लिया था और मेरे परिवार में भूतों को पकड़ने की परंपरा है। मैं कई सालों से एकांत में रह रहा हूं और ऐसा लगता है कि अब मुझे फिर से मैदान में उतरना होगा। किससे पकड़ोगे? एक पंख से। तुम उन्हें पकड़ने के लिए अपने कीबोर्ड का उपयोग करोगे। जयपुर शहर की घटना का देश के भीतर महत्वपूर्ण प्रभाव होने के बावजूद मुख्यधारा अभी भी इसे एक असामान्य घटना नहीं मानती थी। या शायद पिछले असामान्य घटनाक्रमों को भूत शिकारियों के प्रयासों से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था। लेकिन अब जैसे ही जयपुर शहर की घटना उग्र होती है, ये बहुत संभावना है कि यह असामान्य घटनाओं को पूरी राष्ट्रीय आबादी के सामने उजागर करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम बन सकती है। यदि भूत शिकारियों का मुख्यालय असामान्य घटनाओं की बढ़ती संख्या को दबा नहीं सकता है, तो देर सबेर भयंकर भूतों का अस्तित्व पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ये किस तरह का तूफान खड़ा कर सकता है, कोई नहीं जानता। हालांकि कुछ लोगों के लिए बाहरी दुनिया की प्रतिक्रिया अब अप्रासंगिक है। इस ऑपरेशन की विफलता के साथ जयपुर शहर को पूरी तरह से अलगाव के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि भूखा भूत घटना को और फैलने और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। अरूप गुप्ता कंप्यूटर के सामने बैठे एक दस्तावेज टाइप कर रहे थे और ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट लिखी। उनका मानना था कि उनकी विफलता ने भविष्य की सफलता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव रखी थी। प्रेत शिशु का 4 चरणों में परिवर्तन, साथ ही मूलभूत का अस्तित्व, सब कुछ पूरी तरह से उजागर हो चुका था। जब तक मुख्यालय के पास आवश्यक कर्मी और एक लक्षित कार्रवाई योजना थी, भूखा भूत घटना को हल किया जा सकता था। यह कोई अघुलनशील उपस्थिति नहीं थी। लेकिन अभी के लिए जयपुर शहर अपने अलगाव की स्थिति में और बाहरी सहायता की कमी के साथ शहर में बचे हुए कुछ ही लोगों द्वारा बचाया नहीं जा सकता था। पिछला ऑपरेशन विफल होने के बाद से 4 या 5 दिन बीत चुके थे। जयपुर शहर अब 10 दिनों से अधिक समय से धुंध से सील था। यह अवधि न तो लंबी थी और न ही छोटी। शुरुआत की तुलना में शहर धीरे धीरे मरने लगा था। सड़कों पर जीवन के संकेत दिन हो या रात कम और कम दिखाई दे रहे थे। पहले सड़कों पर वाहन और पैदल यात्री थे, साथ ही कुछ निवासी घबराहट में सामान खरीद रहे थे। लेकिन अब कभी कभार चूहे, आवारा कुत्ते या बिल्ली के अलावा आपको सड़कों पर कोई अन्य जीवित व्यक्ति नहीं दिखाई देता था। शायद वे घटना के अंत का इंतजार करते हुए घर पर छिपे हुए थे, या शायद उन्होंने पहले ही निराशा के कगार पर होने के डर का अनुभव कर लिया था, या शायद वे इस घटना के दौरान पहले ही चुपचाप मर चुके थे। कोई नहीं जानता था कि इस बड़ी घटना से कितने लोग प्रभावित होंगे। लेकिन जो लोग बच गए, उन्हें अभी भी जीने के तरीके खोजने थे। गोवानजियांग आवासीय परिसर के अंदर श्रवण एक सुरक्षा आश्रय बनाने में कोई खर्च नहीं कर रहा था। श्रमिकों को रखने के लिए उसने यहां तक कि एक दिन के 10,000 युआन की पेशकश की। लेकिन फिर भी श्रमिक लगातार छोड़कर जा रहे थे। परियोजना की प्रगति धीमी और धीमी होती जा रही थी। एकमात्र राहत ये थी कि इस परिसर में भूतों की कोई अफवाह नहीं थी। अगर नहीं,
तो डर के मारे सभी श्रमिक भाग जाते और ये परियोजना कभी जारी नहीं रह पाती। लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में रोहित इस समय घबराया नहीं था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि परियोजना पूरी हो सकती है या नहीं, और उसने जयपुर शहर की स्थिति और परिस्थितियों के लिए एक विचार भी नहीं किया। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में वह वास्तव में अपने कमरे में कंप्यूटर गेम खेल रहा था। भाई रोहित, बाएं तरफ चक्कर लगाओ और उसे नीचे ले जाओ, जल्दी, मैंने पहले ही 3 को नीचे ले लिया है। अगर बड़ी दीदी आलिया ने मुझे ग्रेनेड से उड़ाया नहीं होता तो मैं और अधिक मार सकता था। धिक्कार है। बड़ी दीदी आलिया, तुम वहां लेटी क्या कर रही हो? जल्दी करो और मुझे उठाओ। केशव इस समय चिल्ला रहा था। रोहित और आलिया को अपने साथ लाने से मानसिक और शारीरिक रूप से विशेष रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। अकेला रोहित एक बात थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि वह भयानक था, लेकिन आंटी आलिया एक कैंसर की तरह थी, अपने ही पैरों पर ग्रेनेड फेंक रही थी। घबराओ मत, मैंने हाल ही में अपनी शूटिंग का अभ्यास किया है, मैं उसे निश्चित रूप से मार दूंगा। रोहित ने कीबोर्ड और माउस को नियंत्रित किया और आगे बढ़ा, लेकिन जिस क्षण उसने अपना सिर दिखाया वह तुरंत जमीन पर गिर गया और उसके बगल में लेटी हुई आलिया भी मर गई। गेम ओवर। स्क्रीन ग्रे हो गई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं अभी अभी कैसे मर गया? आलिया ने पूछा। केशव ने देखा कि अभी क्या हुआ था और कोसा, धिक्कार है, यह अनाथ पूरे समय ढोंग कर रहा था, मैंने सोचा था कि वह पेशेवर है। भाई रोहित, क्या तुम्हारे पास इंटरनेट केबल के माध्यम से जाने और इस कुत्ते को पीटने का कोई तरीका है? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक क्लिक के साथ सभी कंप्यूटर बंद हो गए। कमरे की बत्तियां भी तुरंत बुझ गईं। आटिल्ड, भूत है, आलिया चिल्लाई और खड़ी हो गई, छिपने के लिए रोहित के पास भाग गई। यह जरूर एक बिजली कटौती होगी। भाई रोहित, क्या तुमने बिजली का बिल नहीं चुकाया? केशव ने कहा। रोहित ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, मैं जांच करूंगा। ये स्पष्ट था कि यह बिजली के बिल के कारण नहीं था, बल्कि शहर के पावर प्लांट में समस्या थी। ये संभावना है कि एक बार जब बिजली चली गई तो ये कभी वापस नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि अब सामान्य घटनाओं का प्रभाव बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। तुम्हारे पास अभी भी गेम खेलने का मन है? कुछ ही देर बाद अरूप गुप्ता अंदर आए, माथे पर शिकन डालते हुए। रोहित ने अपना हेडसेट नीचे रखा। इसे ही तुम कठिनाई के बीच मजे लेना कहोगे, कुछ ऐसा जो तुम नहीं समझोगे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी अभी जयपुर शहर का केंद्र गिर गया और वहां प्रेत शिशु प्रकट हुए हैं, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। वे बहुत हैं, उससे मेरा क्या लेना देना है? प्रेत शिशुओं की संख्या हमेशा अधिक रही है, जिसकी हम शुरुआत से ही उम्मीद कर सकते थे, रोहित ने कहा। अरूप गुप्ता ने कहा, तुम जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और क्या तुम नहीं जानते कि इन प्रेत शिशुओं का झुंडों में प्रकट होने का क्या मतलब है? निश्चित रूप से, मैं जानता हूं कि मैं जयपुर शहर का प्रभारी व्यक्ति हूं और मैं अपनी जिम्मेदारियों को जानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे मरने जाना चाहिए। इसके अलावा, मैं वर्तमान स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूं, रोहित ने गंभीरता से कहा। पहले प्रेत शिशु छिपे हुए थे और चुपके से लोगों को मार रहे थे, लेकिन अब उन्हें किसी चीज द्वारा सक्रिय रूप से जारी किया गया है, जैसे कि उनकी कटाई की जा रही हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मूलभूत ने शहर भर में अपनी कटाई शुरू कर दी है। संभावित खतरे से बड़ी आपदा तक का विकास घटनाओं की एक बहुत ही प्राकृतिक प्रगति का अनुसरण करता है। मैंने ठीक इसी स्थिति का पूर्वाभास किया था कि मैंने समय से पहले सुरक्षा गृह बनाना शुरू कर दिया है ना। भूत साधकों के नियंत्रण के बिना मूलभूत अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। इसके कारण उत्पन्न हुए कई प्रेत शिशुओं के साथ मिलकर कोई भी शुरुआत से ही भविष्यवाणी कर सकता था कि यह शहर किसमें बदल जाएगा। लेकिन ये सबसे खराब स्थिति थोड़ी जल्दी आ गई है। सुरक्षा गृह ज्यादा से ज्यादा दर्जन भर लोगों, अधिकतम 20 को सुरक्षित रख सकता है। अरूप गुप्ता का चेहरा अंधेरा हो गया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस शहर में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारा मतलब है कि मुझे इस शहर के लोगों को बचाना चाहिए? रोहित ने कहा, यह एक भूत साधक की जिम्मेदारी नहीं है, ये यीशु, भगवान की जिम्मेदारी है। क्या मैं तुम्हें यीशु जैसा दिखता हूं? तुम्हें क्या लगता है केशव? तुम कचरा हो, केशव ने कहा।